हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस से संबंधित प्रॉब्लम क्या क्या है और इसके लिए कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए और प्रश्न कैसे आते हैं, वेक्टर कैलकुलस से जुड़े जाते हैं, इस पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कुछ कंसेप्ट लिए गए हैं, हैंड राइटिंग में नोट किया गया है अपना एक्सपीरियंस, किस टॉपिक को आप लोग कैच करेंगे, लर्न कर लेंगे एक जगह नोट करके अपने लैंग्वेज में, तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गारंटी है कि जो अभी आपको दिया गया 2-3 पेज में क्वेश्चन या टॉपिक, इसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। पीजीटी में तो आसानी से मिल जाएंगे 6, टीजीटी में थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं। अगर मान लो कि 60 या 62 125 आता है तो 62-63 का रेशियो रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री, और पीजीटी में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन आते हैं इसमें से। तो देखिए, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं ये आप लोग पढ़े हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, और इंटीग्रेशन में भी है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद से थियरम्स हैं, ग्रेडियंट थियरम, डाइवर्जेंस थियरम, स्टोक थियरम, ग्रीन्स थियरम। तो ग्रीन्स थियरम सिलेबस में नहीं है फिजिक्स में, स्टोक और गास ग्रेडियंट कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ग्रेडियंट पढ़े हैं कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर के लिए ही डिफाइन होगा, वेक्टर के लिए डिफाइन नहीं होगा। यानी ग्रेड आर है तो आर यहाँ पर स्केलर होगा, या डेल आर है तो आर यहाँ निश्चित रूप से स्केलर होगा। अगर ग्रेड वेक्टर आर लिखा गया है ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस हो जाएगा, ग्रेडियंट नहीं रह पाएगा। तो ये अनडिफाइंड है ग्रेड, और इसमें अंतर यही है कि ये वेल डिफाइंड है और ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। जैसे इसमें एक टर्म लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ग्रेड डॉट आर ये रॉन्ग टर्म है और ग्रेड आर एक करेक्ट टर्म होगा। तो ऐसे टर्म आते हैं तो उसको आप लोग रॉन्ग टर्म या अनडिफाइंड टर्म कह सकते हैं। तो ये करेक्ट टर्म है, करेक्ट टर्म, और ये है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट टर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरह के टॉपिक को एक जगह कलेक्ट करके दिया गया है, जिसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए कम समय में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए कोई टर्म है, हम लोगों को ग्रेड आर का मान निकालना है, किसके बराबर होगा, ग्रेड आर। तो ग्रेड आर का मान क्या होगा, देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ को सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे ये टर्म सॉल्व होंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे आर
वेक्टर होता है तो इसका मान होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो मॉड आर का मान होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना होगा। अब इस मॉड आर को आर लिख सकते हैं और ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ग्रेड आर लेना है। तो इसका मतलब है कि डेल आर है ये, न तो डॉट है इस पर न तो क्रॉस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप और डेल जेड के कैप, और यहाँ पर न तो डॉट है न तो क्रॉस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, इतना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आई डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर 1/2। तो आर आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसको स्केलर बना लेंगे और ग्रेड में वैल्यू रख देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम आप लोग अपने स्टडी पीरियड में बहुत सारे किए होंगे, उसी को एक जगह सहेज करके और अपना टारगेट पूरा करना है। अब देखिए इसका मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 2x और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1। इसी तरह से दूसरा टर्म भी होगा, जैसे मान लीजिए प्लस जे कैप 1/2 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 प्लस के 1/2 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x पावर x का पावर n, इस रूप में इसको आप अरेंज कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को i 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह, इसमें भी बच जाएगा एक्स आई कैप, और यहाँ पर -1/2 होगा तो उसको नीचे ला देंगे, -1/2 बचेगा तो उसको नीचे ला देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सेम फंक्शन यहाँ भी है, 2 से 2 कट गया तो वाई जे कैप और ये उतना ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस जेड का टर्म है के कैप अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 1/2। अब इसको सेम है ये, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप अपान आर का मान है ये, यहाँ से देखेंगे तो आर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान आर, वेक्टर आर अपान आर। तो यहाँ पर ग्रेड आर
की वैल्यू लिखा गया है आर अपान आर, तो ये आप लोग केयर करेंगे आर अपान आर। ग्रेड 1/r है तो माइनस आर अपान आर स्क्वायर, और ग्रेड log r है तो यूनिट वेक्टर आर अपान आर है। तो लिखा गया है लर्न इट, यानी ये क्वेश्चंस हैं सब, इसको आपको लर्न कर लेना है। ग्रेड r का पावर n इक्वल टू n r का पावर n माइनस 2 और वेक्टर r, या n का पावर r का पावर n माइनस 1 और यूनिट वेक्टर r। तो ये सब टर्म समझना है आपको कैसे लिया गया है। और यहाँ पर इसको और डिटेल्स में करने के लिए कहा गया है कि ग्रेडियंट है आपका फंक्शन, अगर मीन्स होता है स्लोप या फास्ट वेरिएशन या मैक्सिमम चेंज एलॉन्ग ए कॉमन डायरेक्शन, तो इट इज डिफाइंड फॉर ए स्केलर फंक्शन बट फाइनली बिकम ए वेक्टर। ये डिफाइन हुआ है स्केलर के लिए, लेकिन वेक्टर के रूप में ये आ जाएगा। तो इतना लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को बारीकी से आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, और ऑप्शन में और कुछ चालाकी किया जाए तो ये वेक्टर मॉड यूनिट वेक्टर अपान आर, तो ये हो गया यहाँ पर आर अपान आर यूनिट वेक्टर आर, तो आर से आर कट गया यूनिट वेक्टर आर। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, इकाई सदिश है, यानी वेक्टर फॉर्म में ये बना रहेगा। तो अब देखिए इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे, जैसे पीछे बनाया गया है क्वेश्चन, कि क्या सही होगा। जैसे मान लीजिए आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड आर, तो ऑप्शन में लिख दिया कि माइनस वेक्टर आर अपान आर, बी बना दिया आर कैप, सी बना दिया वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर, डी बना दिया माइनस वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नहीं दिया है वेक्टर आर अपान आर, लेकिन इसको इतना लिख दिया है। तो इस वेक्टर को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान आर, इतना भी सही है। तो आप हर ऑप्शन को अगर पहले से पढ़ लेते हैं, ये सब फेमस क्वेश्चन है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के लिए, तो आपके क्वेश्चन इस पर जो भी बनेंगे वो सही हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसमें जो टॉपिक है इस पेज पर, उसको एक बार फोकस करते हैं। नहीं हो पा रहा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए थोड़ा टेक्निकली हम लोगों को इसके बारे में कम नॉलेज है, पुराने पीढ़ी के लोग हैं हम लोग। देखो बच्चों, जैसे ग्रेडियंट से संबंधित जो टर्म है और इसे क्वेश्चन लिए गए हैं, नेक्स्ट पेज पर ये आएगा क्वेश्चन, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। ग्रेडियंट थ्योरम का मान होता है, ग्रेड फाई को ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर है, ऐसे कैलकुलेट करने के लिए ये मान याद होना चाहिए। ग्रेड आर का पावर n है, तो इसका सूत्र याद कर लेना है। अब अगर n के स्थान पर 2 रख दिया गया तो क्या होगा, 3 रख दिया जाए तो क्या होगा। ग्रेड डॉट आर है वेक्टर, तो ये अनडिफाइंड है। ग्रेड आर है, यही डिफाइंड है। ग्रेड आर का वैल्यू इतना लिया गया है। ग्रेड 1/r है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज होता है। वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर है माइनस में, log आर है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे। डाइवर्जेंस से रिलेटेड टर्म है कि डाइवर्जेंस
आइदर एक्सपैंड और श्रिंक होता है, और ये डिफाइन होता है वेक्टर के लिए लेकिन अंत में स्केलर हो जाता है। यह शुरू में स्केलर होता है लेकिन अंत में वेक्टर हो जाता है। तो किसी फंक्शन को हम लोगों के पूर्वज बताए हैं कि अगर आपके पास स्केलर है तो उसको वेक्टर बनाना होगा तो ग्रेडियंट ले लेंगे यहाँ पर। अगर इसको वेक्टर को स्केलर बनाना होगा तो डाइवर्जेंस ले लेंगे। अगर वेक्टर है, इनिशियली वेक्टर है, फाइनली भी वेक्टर रखना है तो यहाँ पर कर्ल से ऑपरेट कर देंगे। तो ये तीनों को यहाँ पर एक जगह एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में बताया गया है। ये डेल डॉट फाई है, स्केलर हो गया है। डाइवर्जेंस आर का मान 3 है, डाइवर्जेंस आर का पावर n है तो इतना लिखा गया है। डाइवर्जेंस आर का पावर n यूनिट वेक्टर है तो उसका मान क्या है, वेक्टर है तो क्या है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे। और अगर n के स्थान पर 4 कर दिया गया तो क्या होगा, 6 कर दिया गया तो क्या होगा, 4r कैप कर दिया गया तो क्या होगा। इस फार्मूला का यूज पर इक्वेशन आपको मिलता है, तो ये लर्न करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि A इज ए सोलेनाइडल वेक्टर देन डाइवर्जेंस का मान 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइडल फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इरोटेशनल फील्ड होता है। तो ये सब टर्म क्वेश्चन में लिए गए हैं। तो देखिए सोलेनाइडल का मतलब होगा कि उस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर है तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। मान लीजिए कि लिखा है कि वेक्टर A इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस 2yj कैप प्लस 2k कैप, इतना लिखा है 2k कैप। तो यहाँ पर कोई टर्म होगा, मान लीजिए z होगा 2z k कैप। तो डाइवर्जेंस A निकल जाएगा इसका, तो ये हो गया डेल डॉट A। अब डेल की वैल्यू है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप डॉट, यहाँ पर हो गया एक्स आई कैप माइनस 2yj कैप प्लस 2z के कैप। तो अगर ये सोलेनाइडल होगा तो यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, ये 3 होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गया है, तो इसको 3 समझेंगे, 3y। तो देखिए क्या होगा, ये आई डॉट I1 होता है डेल बाई डेल x, जे डॉट J1 होता है, तो ये माइनस टर्म है यहाँ पर माइनस 3y और प्लस डेल बाई डेल z 2z। तो ये 1 हो गया माइनस 3 प्लस 2, यानी 3 माइनस 3 बराबर 0। तो जब ये 0 हो गया तो A का नेचर क्या हो गया, सोलेनाइडल। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी पेपर में अगर पीजीटी दे रहे हैं टीजीटी, तो उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है, सोलेनाइडल, इरोटेशनल, कंजर्वेटिव, सेंट्रल, कंप्रेसिबल, तो ये सब टर्म आते हैं। तो गास इसी से रिलेटेड है कि गास डाइवर्जेंस थ्योरम इज चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम टू सरफेस। तो ये सब टर्म आएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए गास डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो डाइवर्जेंस है हम लोग
निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो एक व्यवस्था कल पिछले लेक्चर में बताया गया था कि सरफेस से वॉल्यूम में जाना हो या वॉल्यूम से सरफेस में, तो इस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल है, मान लीजिए ए डॉट ds, और वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डाइवर्जेंस ए और dv। इसके बीच में न तो डॉट लगाते हैं न तो क्रॉस। तो इसी स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो क्या सिंबल लेना है ये देखना है। ये स्केलर है, इसके साथ स्केलर हो जाएगा, ये भी स्केलर है। अब देखिए इस थ्योरम को ऐसे भी लिख देंगे n कैप ds इक्वल टू डाइवर्जेंस और dv। तो इसमें सरफेस इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। चाहे तो ट्रिपल इंटीग्रल या सिंगल इंटीग्रल भी दिखा सकते हैं। तो इस रूप में ऐसे लिख देंगे। तो ये है सरफेस को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को सरफेस इंटीग्रल में बदलती है। दूसरा है, इसी पर हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसी के साथ बताए हैं स्टोक थ्योरम। तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस से लाइन में, तो कर्ल थ्योरम का यूज करते हैं। तो लाइन से सरफेस, सरफेस से यानी 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन, या 3 से 2, 2 से 1 पर आते हैं हम लोग। तो कर्ल के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्टोक थ्योरम है ए डॉट dl, लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड, तो ये होता है कर्ल ए डॉट ds। अब इसको कैसे लिखना है, इसी पर इस फार्मूला से ही पूछ देता है कौन इसमें से सही है। तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए डॉट ds। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए डॉट n कैप ds। ds को स्केलर बना लिए और इसके साथ n कैप ले लिए। तो ये सिंबल ही पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कौन इसमें से सही है। अब मान लीजिए इसी को क्रॉस से लिख दिया जाए, पिछले लेक्चर में बताया गया, तो गलत होने लगेगा। यहाँ डॉट लगा दिया जाए तभी भी गलत हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गॉस थ्योरम और स्टोक थ्योरम से रिलेटेड। अब देखिए जैसे हम लोग ग्रेडियंट का पढ़े, उसी तरह से डाइवर्जेंस r का मान 3 होता है, डाइवर्जेंस इसका मान क्या होगा ये सब एक्सप्लेन कर लिया गया है। और सोलेनाइडल वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस 0 किया गया है। कर्ल है तो कर्ल भी पढ़े, कर्ल का r का पावर n वेक्टर r का पावर यूनिट वेक्टर r सब 0 हो जाता है। स्टोक थ्योरम है तो उसमें चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, जैसे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देना है। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस किए थे कि कर्ल फाई है तो क्या करेंगे, कर्ल ग्रेड फाई है तो क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कर्ल फाई है तो क्या करेंगे, कर्ल ए है तो मान क्या होगा, डेल स्क्वायर लॉग r है तो क्या होगा। ये सब प्रश्न कई बार पेपर में आए हुए हैं, तो इसको स्टडी कर लेंगे। यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है कि लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको इस तरह के नोट्स प्रिपेयर करना है। सिलेक्शन में आप अपने हैंड राइटिंग में बाउंडेड करके, जैसे ये बताया गया कि इस तरह के टॉपिक को एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस एक ही बार में, आधा घंटा के रिवीजन में आप कभी भी उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अब हम लोगों को मैकेनिक्स पढ़ना है,
तो उसमें हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उस पर फोकस करना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, जैसे इसमें बताया जा रहा है। तो अब देखिए इसको आप लोग रीड कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए फॉर लैमेलर फील्ड ए, तो अगर अब यहाँ से लैंग्वेज है कि कर्ल का मान, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लैंग्वेज है कंजर्वेटिव फील्ड या सेंट्रल फील्ड, या इसको कहते हैं लैमेलर फील्ड या इरोटेशनल फील्ड, इरोटेशनल फील्ड, ये सब एक ही नोमेनक्लेचर है। इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लैमेलर के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंजर्वेटिव के लिए क्या करेंगे यूज। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जो पूछे जाते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, तो उस पर काम करेंगे। तो कंजर्वेटिव फील्ड, सेंट्रल फील्ड, लैमेलर फील्ड या फोर्स रोटेशनल फील्ड, सबके लिए कर्ल का मान 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए कि कंजर्वेटिव फील्ड है, कोई ए से दिखा दिया गया, सेंट्रल है, तो उसके लिए कर्ल ए का मान क्या होगा? 0। तो ये लैंग्वेज से आप लोग डिस्टर्ब ना हो कि क्या पूछा है। जैसे ही रोटेशनल के लिए होगा उसी तरह लैमेलर या कंजर्वेटिव फील्ड या सेंट्रल फील्ड के लिए भी शब्द यूज होंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कर्ल ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए का नाम रखेंगे ई रोटेशनल, ई रोटेशनल। और कर्ल ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस समय ए बराबर हो जाएगा रोटेशनल। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रोटेशन का मतलब है कि बॉडी राउंड में चले, ऐसे राउंड अप करे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस से माइनस तो जाता है, माइनस से प्लस आता तब राउंड करता, तो ये राउंडिंग नहीं करता है, केवल यहीं तक, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई रोटेशनल है, अघूर्णी है। अगर यही घूर्णन करके यहाँ पर आ जाता तो क्लोज कर्व बना लेता, पीरियाडिक हो जाता और रोटेशनल हो जाता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई रोटेशनल होता है। इसका जियोमेट्री यही है कि प्लस से माइनस तो जाते हैं, लेकिन माइनस से प्लस कभी नहीं आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही मैग्नेटिक फील्ड में है, एन और एस है पोल, तो एन से एस की ओर जाएंगे और फिर एस से एन की ओर आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके लिए कर्ल 0 नहीं होता है। तो ये टर्म्स आते हैं, उसके लिए है कि डाइवर्जेंस 0 होता है तो सोलेनाइडल होता है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइडल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई रोटेशनल होगा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है बनते हैं कंसेप्चुअल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा, तो ई रोटेशनल होगा। लैमेलर फील्ड के लिए कर्ल ए 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस 0 होता है तो सोलेनाइडल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई फॉलो, कर्ल ई बराबर 0 होगा कि कर्ल ई नॉट इक्वल टू 0 है कि डाइवर्जेंस 0 होगा, तो कर्ल ई का मान 0 होगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है? कर्ल ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई रोटेशनल है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइडल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल ई 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नेचर ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है
क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड का भी कर्ल क्या होगा, 0 होगा। अब ग्रेड डॉट आर इज किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो ये होगा, इसका मान ये होगा। तो यहाँ पर है कि ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आर क्या है, स्केलर टर्म नहीं है, वेक्टर है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि ये डिफाइंड नहीं है। अब देखिए ग्रेड 1 बाई आर इज, तो ग्रेड 1 बाई आर का मान होता है माइनस वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डाइवर्जेंस आर का मान 3 होता है। ये आप लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे और सॉल्व करना है। तो जैसे डाइवर्जेंस आर का मान हम लोगों को क्लियर करना है कि कैसे 3 होगा। तो देखिए अब हम लोग डायमेंशन और वेक्टर को फिनिश कर रहे हैं। अब मैकेनिकल टर्म यानी प्योर साइंस पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या चीज़ पर फोकस करना है। तो देखिए डाइवर्जेंस आर है, तो इसका मतलब डेल डॉट आर है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल जेड, और बीच में डॉट है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वाई डॉट आई 1 हो गया डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स वाई जेड। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 1 1 वाई का एक्स का, तो ये 3। तो ये हो गया 3 के बराबर हो गया। अब स्टोक थ्योरम इज हेल्प अस। अगला क्वेश्चन आ गया कि स्टोक थ्योरम इज हेल्प अस। तो स्टोक थ्योरम हम लोगों की क्या सहायता करेगी, क्या करती है हमारे लिए। तो हमारे लिए इसका काम है लाइन इंटीग्रल को सरफेस में बदल देना, या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल देना। तो इसको बदलने के लिए ये हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ से स्टोक थ्योरम हेल्प अस टू कन्वर्ट सरफेस इनटू लाइन इंटीग्रल, टू कन्वर्ट सरफेस इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, टू होल्ड फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, टू अप्लाई फॉर टेम्परेचर एज स्केलर फंक्शन। तो ये किसी के लिए नहीं होगी, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में या सरफेस को लाइन में बदलने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चेंजेज। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस को वॉल्यूम में बदलती है, कि सरफेस को लाइन में बदलेगी, कि लाइन को वॉल्यूम में बदलेगी, कि नॉन ऑफ दिस। तो ये सरफेस से किस में जाती है, वॉल्यूम में, या वॉल्यूम से सरफेस में। तो ये टर्म आप लोग भी एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर कैलकुलस से संबंधित क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए वेक्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 2 घंटा में 125 या 20 क्वेश्चन जब टच करना है, तो कोई भी एग्जामिनर वो लेंदी क्वेश्चन नहीं देता है कि बच्चे उलझ जाए। हाँ, जिसको आ रहा है तो फास्ट कर लेगा, नहीं आ रहा है तो थोड़ा देर। तो इसमें कुछ टाइम लगता है कि ये कौन सा टर्म सही है, कौन सा गलत है, कैसे निकलेगा। तो कुछ टर्म को आप लर्न कर लेते हैं तो जल्दी क्वेश्चन समझ आएंगे, और नहीं तो सॉल्व करने का तरीका सीख लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पोजीशन वेक्टर कर्ल आर विल बी। तो पोजीशन वेक्टर के लिए कर्ल आर का मान निकालेंगे हम लोग। तो कर्ल आर का मतलब है डेल क्रॉस आर, और ये पहले प्रॉपर्टीज में लिख दिया गया है कि 0 होगा। तो कैसे 0 होगा, इसको आप समझना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में इसको, और यहाँ पर हो गया एक्स वाई जेड, आर पोजीशन वेक्टर है। तो आई होगा डेल वाई जेड माइनस डेल जेड वाई। अब इसी को देख लीजिए,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म होगा माइनस जे और प्लस के। तो ये y के रिस्पेक्ट में z का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, z के रिस्पेक्ट में y। इसी तरह से दूसरा लेंगे x z zx, ये भी 0 होगा। तीसरा लेंगे तो ये y x y है और y x है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0i 0j और 0k, यानी वेक्टर 0, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड 0। तो कर्ल r की वैल्यू क्या हो गया? 0। तो एक जगह डिस्कस किया गया था पिछले लेक्चर में कि ग्रेड r, डाइवर्जेंस r ये और कर्ल r, तो इसका मान यूनिट वेक्टर आया 3 आया और ये 0। तो अगर आपको कंपटीशन में बैठना है तो ये सब बेसिक क ख ग घ की तरह से लर्न कर लेना है कुछ टर्म, ये आपके फेवर में हमेशा रिजल्ट देंगे। तो इस टर्म से संबंधित जो क्वेश्चन बेसिक हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन जानते हैं तो बड़े आ गए तो कैलकुलेशन करना भी 2-4 लाइन बढ़ा करके कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस r⁵ वेक्टर r का मान क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसमें आपका आंसर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर है तो कर्ल r की वैल्यू 0। दूसरा है ये, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन आया कि डाइवर्जेंस r⁴ वेक्टर r बराबर 3 + n और वेक्टर इतना है। तो डाइवर्जेंस r⁴ वेक्टर r दिया है, ये मान लीजिए जो भी मान दिया हो 5 दिया है, तो ये हो गया 3 + 5 और वेक्टर r का पावर 5, तो ये 8 हो गया r⁵। तो इसमें ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, इसका मान ये होगा। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन से आप लोगों को हर लेक्चर में ये कहा गया कि बेसिक से ज़्यादा विचलित नहीं होना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर से दिया है कोर्स में, तो उस चैप्टर के हर फार्मूला पर 1-2 क्वेश्चन आप अपने नोट्स में एक जगह अरेंज करके और उसी को बार बार रिवाइज करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इधर उधर से उड़ा कर नहीं लाए जाते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें ही दी जाती है। अब देखिए अगला है कि इसका वैल्यू अगर कर्ल r का पावर 4 है तो क्या होगा। तो ये आपके सामने बेसिक रखा गया कि कर्ल r⁴n कोई भी होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये r का पावर 4r है, तो इसका भी मान 0 होगा। फार्मूला से कंसेप्चुअल चीज़ें पहले नोट की गई है, तो इसका वैल्यू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। अब फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, असंपीड्य तरल या द्रव के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में ये शब्द आता है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में कर्ल डाइवर्जेंस आते हैं, रोटेशनल, इरोटेशनल, सोलेनाइडल। उसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फेमस टर्म है बर्नौली थ्योरम, आयलर्स फार्मूला। तो इसके लिए शब्द डाइवर्जेंस भी का मान 0 होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो डाइवर्जेंस का मान याद कर लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक का टर्म है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरह से यहाँ इस शब्द का भी यूज किया गया है, तो ये टर्म यूज होगा। फाइंड कर्ल F फॉर ए सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स अभी बताया गया कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स के लिए कर्ल हमेशा 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। कर्ल ग्रेड फाई का मान हमेशा 0 होता है। तो इसको आप लोग क्यों 0 होगा, अब देखिए इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इससे हम लोग एक कंसेप्ट ले लेते हैं।
देखिए कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 लिया गया, तो ये फार्मूला है, जैसे कर्ल और फाई, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इस दोनों को हम लोग चाहें तो जैसे आप लिखते हैं कि r क्रॉस m इंटू भी, तो m स्केलर है तो बाहर कर सकते हैं r क्रॉस भी, तो इस फार्मूला से इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, डेल क्रॉस डेल फाई। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे i क्रॉस i का मान क्या हो जाता है, 0, तो ये सिमिलर हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मान रखकर भी करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आयलर फार्मूला जैसे पढ़ते हैं, डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ अपन डेल वाई डेल एक्स बराबर, तो ये बराबर हो जाता है 0 हो जाता है। तो आपको अपना रिजल्ट समझना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन सी स्टोक्स थ्योरम इज। अब स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट कौन सही है, तो डेल क्रॉस ए डॉट डी एस बराबर ए डी एल, लाइन इन सरफेस कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू लाइन इंटीग्रल। अब ये डॉट है तो कर्ल नहीं होगा, ये भी डॉट है तो नहीं होगा, और ये कर्ल कर्ल ए डी एस है तो ये भी नहीं होगा, तो सीधे है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो कैसे इसको लिखा जाएगा ये आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सरफेस डाइवर्जेंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है ये, तो देखिए डाइवर्जेंस ए डी भी, यहाँ पर थोड़ा सा डी भी नहीं आया है, तो इसको आप लोग डी भी पढ़ेंगे और इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल के बराबर है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसी तरह से डाइवर्जेंस r टू द पावर n इक्वल टू 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अभी ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या करेंगे, दिया है कि डाइवर्जेंस r टू द पावर n वेक्टर r बराबर 0, तो इसका मान होता है 3 प्लस n r टू द पावर n, इसका वैल्यू होता है। तो अगर ये 0 तभी होगा जब n बराबर 3 रखा जाएगा, n बराबर 3 रख देंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो इसको 0 होने के लिए n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -3, तो इसके लिए ये टर्म 0 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ ग्रेड r क्यूब विल बी, तो ग्रेड r क्यूब का वैल्यू क्या है, पहले पेज पर जो कंसेप्ट लिखा गया था उसमें लिखा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ग्रेड r टू द पावर n का मान आया था n माइनस 2 वेक्टर r, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है r के स्थान पर, 3 माइनस 2 r, यानी 3 वेक्टर r, r होगा और एक वेक्टर r, तो इसमें से जो वैल्यू होगा उसके करीब आप लोग इसको लिख लेंगे, r का पावर 1 कौन सा सही है इसमें से, तो ये ऑप्शन सही है बी। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि दिस टाइप ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेल्फ, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जिस बुक से पढ़ना हो पढ़ें। अब देखिए कोई बुक आप फॉलो करेंगे,
क्वेश्चन हम लोग कितना इस पर देंगे, कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन ले करके आप लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पर सेंट्रलाइज हो करके मेहनत करें। हम लोगों का जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे आप पढ़ सकते हैं यूथ जो कंपटीशन के पेपर्स हैं तो सब दिया है, पीसीएस लेवल, हर स्टेट का क्वेश्चन, टीचिंग से संबंधित सब्जेक्ट का। तो उसको आप ले करके क्वेश्चन करेंगे और हम लोग जो उस कंसेप्ट बता रहे हैं इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो चैप्टर वाइज कोर्स है उसको आप लगाएंगे तो हेल्प मिलेगा। और अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास तमाम बुक होगी, किसी बुक का फॉलो करेंगे, ओरिजिनल फार्मूला से ही हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग कई तरह की कॉम्पिटिटिव बुक आती है, उस बुक में से किसी एक का, जैसे मान लीजिए एररलेस की फिजिक्स है और यूथ का सॉल्व पेपर है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, मेरिट में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कंपटीशन में कन्फ्यूजन से बचा जाता है, जितना पढ़ेंगे उतना ही दिक्कत होती है। कम ही चीज़ को कई बार पढ़िए और सेल्फ अपना, जैसे हम लोग ये ट्राई करके दिखा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों पर आप मेहनत करें, चैप्टर को बाउंडेड कर लें, जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है उस पर एक दो बार नज़र जाएगी तो याद हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना हम लोग डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्योर साइंस यानी मैकेनिक्स की शुरुआत से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।